नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ईएसआई यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम मॉनेटरी पॉलिसी, इसको डिस्कशन करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना स्टार लगाना चाहते हो उतना स्टार लगा दो। हर एग्जाम में आपको 10 से 15 नंबर के सवाल इससे दिख जाएँगे। चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी हो, चाहे वो सेबी हो या फिर दूसरा बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, 10 से 15 नंबर आपका श्योर शॉट है कि इस मतलब मॉनेटरी पॉलिसी से आएगा। या तो वो करंट अफेयर्स होंगे या तो वो स्टैटिक होंगे। ज़्यादा चांसेस है कि सीधा-सीधा आपसे पूछ लिया जाए स्टैटिक पोर्शन। तो स्टैटिक पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे 10 से 15 नंबर सवाल पूछे जा सकते हैं और हमेशा ही पूछता है। पूछे क्या जा सकते हैं? पूछता ही है। ठीक है? तो जब ये इतना क्रूशियल टॉपिक है, तो ये टॉपिक को आपको यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको ये डलवा दूँगा। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पहले नहीं पढ़ा है, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये चार्ट के फॉर्मेट में पढ़ोगे, आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊँगा, मैं आपको चार्ट के फॉर्मेट में पढ़ाऊँगा। मैं आपको 3 चार्ट दूँगा बड़ा-बड़ा, उस चार्ट को आप अगर पढ़ लोगे, तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा, पीवाईक्यू भी मैं डिस्कशन करूँगा कि कितने पीवाईक्यू मॉनेटरी पॉलिसी से आए हैं और किस तरह से आए हैं, या डिस्क्रिप्टिव आए हैं या ऑब्जेक्टिव आए हैं, कैसे आए हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी का एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ। ठीक है? पहले मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी का कहानी समझेंगे, उसके बाद फिर मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। वो 3 चार्ट में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ये चार्ट नंबर 1 है, ये चार्ट नंबर 2 है और ये चार्ट नंबर 3 है। इस 3 चार्ट के अंदर हम लोग का मॉनेटरी पॉलिसी पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो अभी हम लोग पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? क्यों ज़रूरी है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, आप भी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाले हैं और जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाला है, जैसे कि एक बैंकिंग एस्पायरेंट हो गया, आरबीआई ग्रेड बी या फिर नाबार्ड या तो सेबी, ये सबको एक तरह से कहीं न कहीं फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर का काम करने वाला है। तो फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा दुश्मन, फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा गुंडा, इसका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में गुंडा कौन है। जो गुंडा है उससे आपको लड़ना होगा, उसको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तो गुंडा को आपको जान लेना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर का 2 गुंडा है बड़ा-बड़ा। एक गुंडा है इन्फ्लेशन, ठीक है? किसैया तो खूबे कमाते हैं, महँगाई डैन खाए जाते हैं। और दूसरा है, सोचिए क्या होगा? दूसरा है रिसेशन। तो फाइनेंशियल सेक्टर में ये 2 गुंडा है और ये 2 गुंडा का हथियार है, दोनों गुंडा का एक ही हथियार है, मनी सप्लाई, पैसा। तो ये मनी सप्लाई का यूज़ करके ये लोग दोनों, यानी इन्फ्लेशन और रिसेशन, दोनों हर देश को डरा के रखता है, हर देश को। तो हर देश डरा हुआ है, तो हमारा इंडिया भी डरा हुआ है। तो हमारा इंडिया में इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों लगा पड़ा हुआ है। यार इसको तो हम लोग हमेशा कंट्रोल करके रखेंगे, इसको जीतने नहीं देंगे। तो इससे लड़ने के लिए, इन्फ्लेशन और रिसेशन से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी बनाता है, जिसमें ये ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन लाता है ताकि हमारे देश में ना ही इन्फ्लेशन आ सके, ना ही रिसेशन हो पाए। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए, आप कहिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमारा राजा है, तो राजा तो काम करता ही है, तो ठीक है कर रहा है। आरबीआई को क्यों चुल पड़ा है? आरबीआई क्यों कर रहा है? तो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 ने ये पावर दिया है आरबीआई को कि आरबीआई तुम ही मॉनेटरी अथॉरिटी है, हमारा मॉनेटरी अथॉरिटी है, मेन मॉनेटरी अथॉरिटी है हमारे देश का, तो तुम ही को ये सब मैनेज करना पड़ेगा जो भी रिलेटेड आएगा मनी के मामले में। तो मनी के मामले में इन्फ्लेशन और रिसेशन भी आता है, तो इसको भी रुकना, कंट्रोल करना आरबीआई की ज़िम्मेदारी बन जाता है, क्योंकि यही एक मेन मॉनेटरी अथॉरिटी है, समझे? इसीलिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी लाता है। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? कहीं आप ऐसा गड़बड़ ना कर दें कि आप बोल दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मॉनेटरी पॉलिसी लाता है और फिस्कल पॉलिसी जो है वो आरबीआई लाता है। तब आप बेवकूफ़ बन जाइएगा, तो वो आपको कभी नहीं करना है, ठीक? अब यहाँ पर देखिए कि मनी सप्लाई मेन
पावर है इन्फ्लेशन का, रिसेशन का, समझे। तो मनी सप्लाई को ही किसी तरह से हैंडल करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई, ठीक है। ये मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन रिसेशन कैसे हो जा रहा है, जरा हम लोग देखते हैं, ठीक। क्योंकि मनी सप्लाई ही देखिए, कहीं ना कहीं मनी सप्लाई ही सब कुछ गंडगोल कर रहा है समझे। तो मनी सप्लाई को देखते हैं। एक मिनट दूसरा पेज ऐड कर लेता हूँ, इसमें तो मैंने पेज ही नहीं ऐड किया है। अगले पेज लिख दो, 20 पेज I require, yes 20, give me 20 pages। तो हम लोगों ने ये चीज देख लिया कि फाइनेंशियल सेक्टर का गुंडा होता है, एक इन्फ्लेशन और दूसरा रिसेशन। ये दोनों मनी सप्लाई को खेल करके हम लोगों को तहस नहस कर देता है, फाइनेंशियल सेक्टर को तहस नहस कर देता है। तो इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों कुछ ना कुछ पॉलिसी लेकर के आता है। आरबीआई जो लाता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लाती है उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। आरबीआई को यह पावर कौन दिया है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी ला सके? आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा मनी पॉलिसी की वजह से ही सारा कुछ गेम हो रहा है, इन्फ्लेशन और रिसेशन को ताकत मिल रहा है। तो मनी पॉलिसी को ही पकड़ते हैं और मनी पॉलिसी को ही हम लोग समझते हैं कि क्यों मनी पॉलिसी इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है। सॉरी, मनी सप्लाई, नॉट मनी पॉलिसी, ठीक है। मनी सप्लाई देखते हैं, मनी सप्लाई से क्या हो रहा है। ये मनी सप्लाई जो है ना, ये शुगर है, शुगर। आप देखे हैं, मतलब शुगर के बारे में जानते हैं ना आप? शुगर, शुगर, ये शुगर का क्यूब है, ठीक है। अब शुगर पे जानते हैं शुगर कितना खराबी कर देता है। शुगर आजकल देख रहे हैं, आजकल एडेड शुगर कितना हो गया है प्रचलन में। तो सबको बोल रहा है शुगर मत खाओ, शुगर मत खाओ, तुम्हारा घाव ठीक नहीं होगा। तुम चीनी मत खाओ, तुम्हारा तबियत खराब हो जाएगा। तुम चीनी मत खाओ, तुम्हारा फेस में ग्लो नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप पूरा चीनी छोड़ दीजिएगा तो वो भी सही बात नहीं है। चीनी आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। आप एप्पल खाइएगा, उसके अंदर भी चीनी है ना। उसके बाद मान लीजिए कि आप संतरा खा रहे हैं तो उसमें के अंदर भी शुगर है। कहीं न कहीं आपको शुगर खाना ही पड़ेगा, क्योंकि शुगर ही आपका शरीर को ताकत देता है। लेकिन शुगर आप ज़्यादा खा लीजिएगा तो भी दिक्कत है। तो शुगर आपको एकदम एडिक्वेट अमाउंट में खाना पड़ता है, एकदम उचित अमाउंट में, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ज़्यादा, एकदम उचित अमाउंट में खाना पड़ेगा। उसी तरह से मनी सप्लाई भी है। ये साला चीनी है, ये भी उचित मात्रा में होना चाहिए हमारे मार्केट में। अगर ये ज़्यादा हो गया, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, उचित इसको रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा हो गया, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन हो जाता है। अब मनी सप्लाई एकदम कम हो गया तो यही रिसेशन कर देता है। रिसेशन में क्या होता है? रिसेशन में आदमी लोगों के पास जॉब नहीं रहता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, खाने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं है। कोविड 19 में क्या हुआ था, एक तरह से जो गरीब गरीब तबका था उन लोग एक तरह से कहीं ना कहीं रिसेशन में घुस गया था, समझे। तो वही बोलते हैं कि स्थिति बहुत खराब हो जाता है रिसेशन में, समझे। तो अगर मनी सप्लाई पूरा कम हो गया, मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो रिसेशन आ जाता है। अगर मार्केट में बहुत पैसा है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। तो मार्केट में उचित पैसा रहना चाहिए। जिस तरह से आपके बॉडी में उचित शुगर होना चाहिए, उसी तरह से मार्केट में उचित पैसा होना चाहिए, एडिक्वेट। इंग्लिश में अगर आपको बोलना पड़ेगा तो आप बोलिएगा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। तो मनी सप्लाई ज्यादा की वजह से इन्फ्लेशन हो जा रहा है, मनी सप्लाई कम की वजह से रिसेशन हो जा रहा है। ये क्यों हो जा रहा है ये भी समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि मनी सप्लाई अभी उचित है, ठीक है। मनी सप्लाई अभी उचित है, मतलब एडिक्वेट अमाउंट में है, उचित है, सब कुछ चंगा भला चल रहा है, सब कुछ चंगा भला चल रहा है। लेकिन अभी लुट-पुट जाएगा। लुट-पुट गया, लुट-पुट गया, हमारा देश लुट-पुट गया, इन्फ्लेशन की वजह से। तो उचित था अमाउंट, ठीक है। तो उचित अमाउंट में मनी सप्लाई था, लेकिन क्या हुआ कि अब गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया और ये ज़्यादा हो गया मनी सप्लाई, ठीक है। तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो जब मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब कि अब इंसान लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, ठीक। जो भी लोग हैं उनके पास पैसा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया तो वो लोग गए और वो लोग मान लीजिए कि केला खाते थे, अलबेला टाँगे वाले का केला खाते थे, ठीक है, नारियल खाते थे, ठीक है। एक तो केला खाते थे पहले, नारियल खाते थे 2 गो, हाँ, उसके बाद फिर मिठाई मिठाई खाते थे 5 गो, ठीक है, पहले इतना खाते थे। अब सबके पास पैसा आ गया है क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया है, तो मार्केट में पैसा आ गया है, मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया है,
तो हर इंसान के पास अभी पैसा है, कोई लोन लेकर के पैसा है, किसी के पास मान लीजिए बिजनेस कर रहा है उसमें पैसा उसको मिला है, सबके पास पैसा आ गया है, सबके पास मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया है, सबके पास मनी सप्लाई बढ़ गया है। तो सब सोच रहा है कि अब हम केला 2 गो खाएँगे, सब बोल रहा है कि हम 2 गो केला खाएँगे, सब बोल रहा है कि हम अभी 5 गो नारियल तोड़ेंगे, सब बोल रहा है कि हम अभी 10 गो मिठाई खाएँगे। तो देख रहे हैं मिठाई का, नारियल का, केला का सबका दाम बढ़ गया है, ठीक है? सबका दाम बढ़ सॉरी दाम क्या सॉरी सबका डिमांड बढ़ गया है, सबका डिमांड बढ़ गया है। और जब सबका डिमांड बढ़ गया, लेकिन केला जो बेच रहा है उसके पास तो उतना ही केला है ना, और डिमांड ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा केला तो नहीं बना पाएगा ना तुरंत। जो नारियल बेचता है उसके पास मान लीजिए कि जितना नारियल है उतना ही नारियल है अभी भी, और नारियल तो ला नहीं सकता है, लेकिन डिमांड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या करेगा? वो अपना नारियल का दाम, अपना केला का दाम बढ़ा देगा, प्राइस कर देगा, वो बढ़ा देगा। क्या करेगा? प्राइस बढ़ा देगा। जब डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई तो सेम ही है, इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगा। कैसे प्राइस बढ़ा जानते हैं? मान लीजिए कि जो केला का जितना था उतना ही अभी भी केला है, लेकिन कल जितना आदमी लोग खरीदने आ रहा था, अब ज़्यादा आदमी खरीदने आ रहा है, कि सबको केला चाहिए। तो हम तो टेंशन में आ जाएँगे कि इतना ही केला है, सबको देना है। तो हम बोलेंगे कि यार दाम बढ़ा देते हैं, दाम बढ़ा देते हैं, तो वो दाम बढ़ा देगा। इस तरह से केला का दाम बढ़ जाएगा, नारियल का दाम बढ़ जाएगा, मिठाई का दाम बढ़ जाएगा। जो-जो सामान बिकता है सबका दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गया। तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई सेम है और डिमांड बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ जाएगा। और जिस तरह से मान लीजिए प्राइस बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, इस तरह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो देखिए, जब मनी सप्लाई बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन आ गया। अब मनी सप्लाई क्या हुआ कि घट गया। उचित था पहले, अब घट गया। टिंग-टिंग-टिंग-टिंग-टिंग घट गया, ठीक है? अब क्या हुआ कि अब इंसान लोगों के पास पैसा नहीं है। अब इंसान लोगों के पास पैसा नहीं है। तो अब ये लोग केला खाता था पहले 1, नारियल खाता था 2 और मिठाई खाता था 5। अब इन लोग के पास पैसा नहीं है, तो ये लोग बोल रहा है कि नहीं, 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 अब तो हम लोग नहीं खा पाएँगे भाई। पहले तो 1 केला खाते थे, अब केला नहीं खाएँगे। अब नारियल 2 खाते थे ना, अब 1-1 नारियल खाएँगे यार, क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं है। सब ऐसे बोल रहा है। मिठाई भी सबको 5 खाता था, अब 1 ही खा रहा है। तब देखो डिमांड घट गया धड़ाक से। अब आदमी लोग खा नहीं रहा है, डर रहा है क्योंकि पैसा है ही नहीं, कहीं बेसिक चीज़ भी हॉस्पिटल में भी खर्चा लग सकता है ना, इसीलिए वो लोग खाने बंद कर दिया। डिमांड गिर गया। अब केला वाला का डिमांड ही नहीं है, केला बिक ही नहीं रहा है, नारियल बिक ही नहीं रहा है, मिठाई बिक ही नहीं रहा है। वो लोग फिर क्या करे, क्या करे, क्या करे? उन लोगों को भी तो केला बेचना होगा ना, नहीं तो फिर वो लोग भी नहीं मतलब रास्ते पे आ जाएगा। तो वो लोग बोला कि ठीक है यार, नहीं बिक रहा है तो दाम कम कर देते हैं, तो वो लोग दाम कम कर दिया। दाम कम कर दिया, बहुत दिन तक दाम कम था, इसके बावजूद नहीं बिक रहा है, इसके बावजूद नहीं बिक रहा है, क्योंकि आदमी के पास पैसा ही नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि केला वाला का भी दिन खराब चला गया, जो आदमी केला नहीं खरीद पा रहा था उसका भी दिन खराब गया, सबका दिन खराब हो गया और ये रिसेशन आ गया। समझ रहे हैं? मनी सप्लाई थोड़ा-सा ऊपर उठ रहा है तो प्रॉब्लम आ जा रहा है, नीचे जा रहा है तो प्रॉब्लम आ जा रहा है। बड़ा प्रॉब्लम है, समझे? तो इसको ठीक करने के लिए क्या करा जाए? अभी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा पिक्चर में, ठीक है? अब देखते हैं क्या हुआ। तो मैं कलर अलग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा। तो मैं ग्रीन कलर दे दूँ क्या? छोड़ो यार। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ लिए हैं। बढ़ेगा और घटेगा तो क्या होगा, ठीक है? इन्फ्लेशन हो जाता है, रिसेशन आ जाता है, ठीक है? तो अगर इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया है, अगर इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो आरबीआई क्या करेगा? इस मनी सप्लाई को घटाएगा। तो मनी सप्लाई को घटाएगा, तो मनी सप्लाई को घटाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई को घटाएगा, घटाएगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो इस तरह का बोलेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आपको मालूम है, आप भी अगर मान लीजिए आरबीआई ग्रेड बी बनेंगे, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएँगे। तो अगर आप ही जाके मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले हैं, तो आपको तो मॉनेटरी पॉलिसी का बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए, बेसिक। इसीलिए आपसे सवाल इससे पूछा जाता है। और मान लीजिए कि अगर आपको ये वाला दिक्कत आ गया है, रिसेशन आ गया है। रिसेशन क्यों हो जाता है? मनी सप्लाई के गिरने की वजह से। तो अब आप जब पॉलिसी बनाइएगा, तो आप पॉलिसी क्या बनाइएगा कि मनी सप्लाई को किसी तरह से बढ़ाना है और बढ़ा कर उचित मात्रा में ले आना है।
तो आप तभी मनी सप्लाई को बढ़ाइएगा, मनी सप्लाई को बढ़ाइएगा। ठीक, तो बढ़ाइएगा तो आप मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इस तरह को बोलते हैं हम लोग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोल रही हूँ? अभी किधर जाना है क्या? 1 घंटा में जाए? तो दोस्तों हमको वीडियो रोकना पड़ गया था, थोड़ा सा घर का काम आ गया था इसीलिए वीडियो रोक दिए। अभी वापस स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। जब मार्केट में ऑलरेडी मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया हो तो उसको हम लोग कम करेंगे, उसको कम करके उचित अमाउंट में लाएंगे। तो मनी सप्लाई को जब हम लोग कम कर रहे हैं ताकि वो उचित अमाउंट में आ सके, तो जब मनी मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट करें मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आ जाता है। और जब मार्केट में मनी सप्लाई ऑलरेडी बहुत कम हो गया है तो हम लोग को उचित करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम लोग जब मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाएंगे, इस तरह का पॉलिसी को बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि हम लोग पैसा को बढ़ा रहे हैं, पैसा को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब आता है? रिसेशन के टाइम पे आता है। और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब आता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे आता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है, कि कैसे मनी सप्लाई को नीचे कर देंगे, कैसे मनी सप्लाई को ऊपर कर देंगे, इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। फिर हम लोग चार्ट में जाएंगे तो आपको सब चीज स्मूथली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मनी सप्लाई को कैसे कम करना है, कैसे ज्यादा करना है, ये जान लेते हैं। पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को समझते हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आप बैठे हैं और कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी आप लेके आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब लाता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे। इन्फ्लेशन के टाइम जब मनी सप्लाई बढ़ा हुआ रहता है पूरा, जब मनी सप्लाई पूरा ज़्यादा ज़्यादा रहता है। मनी सप्लाई का मतलब क्या? आदमी लोग के पास ज़्यादा पैसा है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसको हम लोगों को कम करना है, इसको हम लोगों को कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है। इसीलिए इसका नाम भी है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई कम करना है, यही हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अब आरबीआई मनी सप्लाई कैसे कम करेगा? तो आरबीआई जो है वो बैंक को बोलेगा कि बैंक तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो रहा है ना, तुम हमको पैसा दे दो, हमको पैसा हमको दे दो। तो बैंक बोलेगा क्यों, हम आपको क्यों पैसा दे देंगे? हम पैसा देंगे आदमी लोगों को, क्योंकि आदमी लोग ही पैसा ले रहा है लोन हमसे और ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है हमको, लोन ले रहा है और ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है हमको। ठीक है, इंटरेस्ट इसको मिल रहा है 7.5% का। बैंक पूरा कमा रहा है पैसा, सबको लोन देते फिर रहा है और पूरा इंटरेस्ट कमा रहा है लोन दे करके। तो आरबीआई बोलता है कि हमको पैसा दे दो, तो बैंक बोलता है कि अच्छा ठीक है दे देंगे, बाद में दे देंगे, अभी तो हमको कमा लेने दीजिए, बाद में दे देंगे। लेकिन आरबीआई को लग रहा है कि नहीं, अगर ये सबको लोन देते रहेगा तो सबके पास पैसा आते रहेगा, और सबके पास पैसा आते रहेगा तो ये लोग खर्चा करते रहेगा, सब जगह डिमांड बढ़ा देगा, ये लोग डिमांड बढ़ा देगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, अब प्राइस बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, और फिर वो गुंडा आ जाएगा हम लोग के पास। तो इन्फ्लेशन ना आए, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी आ चुका है, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया है, तो डिमांड ऑलरेडी बढ़ गया है, प्राइस ऑलरेडी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी आ गया है। तो अब आरबीआई बहुत चाहता है कि इन लोगों के पास पैसा अब ना जाए, जितना चला गया, अब ज़्यादा ना जाए। तो इसीलिए आरबीआई बोल रहा है बैंक सुन लो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है ना वो हमको दे दो। तो बैंक बोल रहा है कि हम आपको क्यों देंगे, हम तो ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे नहीं, हम आपको दे देंगे तो हम इंटरेस्ट कहाँ कमा पाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो आरबीआई बोलता है कि ठीक है, तुम कितना कमाता है? 7.5% कमाता है ना इंटरेस्ट, तो हमको पैसा दे दो, हम तुमको इंटरेस्ट देंगे, और हम तुमको इंटरेस्ट देंगे तो हम तुमको देंगे 10% का रेट पे। तब बैंक का दिमाग खुलेगा, बत्ती जलेगा, यार बात तो सही बोल रहा है, अगर हम आरबीआई को पैसा दे देंगे तो पैसा डूबेगा ही नहीं। आदमी लोग को पैसा देने से पैसा डूब भी सकता है, लेकिन आरबीआई को पैसा देंगे तो पैसा तो डूबेगा भी नहीं, और ऊपर से हमको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। या आदमी लोग को दे करके तो 7.5% कमा रहे हैं, आरबीआई को दे देंगे तो 10% कमाएंगे। समझे? यहाँ पर क्या हुआ कि अब बैंक बोलता है कि हाँ हाँ, अब हम ना पैसा तुम लोग को नहीं देंगे, अब हम पैसा आरबीआई को देंगे, तो ये पैसा घुरा करके आरबीआई को दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इन लोगों के पास कम पैसा रहेगा, तो कम पैसा रहेगा तो धीरे धीरे डिमांड क्या होगा, ठीक हो जाएगा डिमांड, धीरे धीरे डिमांड कंट्रोल में आ जाएगा, धीरे धीरे डिमांड कंट्रोल में आ जाएगा।
प्राइस भी कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। किस तरह से मनी सप्लाई हुआ, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया आरबीआई। आरबीआई बैंक को बोला कि देखो तुम्हारे पास जितना भी पैसा है तुम हम ही को दे दो। तू हमको दे देगा तो इसका मतलब तुम अगर हमको दे देगा पैसा तो तुम लोन नहीं बांट पाएगा, और तुम लोन नहीं बांट पाएगा तो आदमी लोग के पास पैसा आएगा नहीं, तो आदमी के पास पैसा अगर आएगा नहीं तो वो लोग खर्चा करेगा नहीं, डिमांड बढ़ेगा नहीं, इन्फ्लेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से वो काम किया। यही था कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ये चीज। आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले जाए तो आप ये चीज बताइएगा, आरबीआई इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें तो हम लोग मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं, एक्सपेंशनरी में मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे। अब देखते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मैंने आपको यह इतना कुछ समझा दिया है ना, उसके बाद जब आप चार्ट देखोगे तो आपको चार्ट समझना नहीं होगा, सिर्फ चार्ट पढ़ना होगा, बस पार कर देना होगा। समझे, पूरा मूल मैं आपको यहीं पर समझा दे रहा हूँ। अब हम लोग देख रहे हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें मनी सप्लाई को आरबीआई कम करना चाहता है, सॉरी ज्यादा करना चाहता है। इसमें मनी सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, सॉरी इधर उल्टा बोल दिया मैंने, मनी सप्लाई ऑलरेडी कम है क्योंकि रिसेशन आ गया है। रिसेशन आ गया है, मनी सप्लाई बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग को मनी सप्लाई को बढ़ा ज्यादा करना है, मनी सप्लाई बढ़ाना है, मनी सप्लाई इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे। देखिए जब मनी सप्लाई बहुत कम होता है ना, जब आदमी लोग के पास पैसा नहीं है, आदमी लोग के हाथों में पैसा नहीं है, तब रिसेशन आ जाता है। मतलब आदमी के पास जॉब नहीं है। ठीक है, जो आदमी बिजनेस करता है उसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए बिजनेस को प्रॉफिट नहीं है तो सीए को भी प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सीए तो बिजनेस से ही कमाता है ना, तो सीए को भी प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद डॉक्टर भी ठीक से नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि आदमी लोग के पास उतना पैसा ही नहीं है डॉक्टर पास जा पाए। ठीक है, जो फार्मर्स है उन लोग भी, उसका अभी फसल नहीं बिक रहा है, तो फार्मर्स भी मर रहा है। तो रिसेशन में जब मनी सप्लाई नहीं रहता, जब आदमी के पास हाथ में पैसा नहीं है, तो ना ही जॉब मिले, ना ही जॉब रह पाता है, ना ही बिजनेस प्रॉफिट हो पाता है, ना ही सीए को प्रॉफिट मिलता है, ना ही डॉक्टर कमाता है, ना ही फार्मर कमाता है, कोई नहीं कमाता है। ये रियल प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन से भी प्रॉब्लम तो रिसेशन है। ये जब प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो सरकार और आरबीआई चाहती है कि इंसानों पर पैसा जाए ताकि वो खर्च करे, डिमांड बढ़ाए, धीरे धीरे काम हो पाए। समझे, तो यहाँ पर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना रहता है। तो अगर मनी सप्लाई को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, है ना। तो किस तरह से मनी सप्लाई को हम लोग बढ़ाएंगे वो देखते हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा कि मनी सप्लाई को किस तरह से बढ़ाते हैं। फिर वही करेंगे जो हम लोग करे थे कॉन्ट्रैक्शनरी में, आरबीआई और बैंक का खेला होगा, खेला होबे। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम चीज है, यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। देखिए क्या हुआ। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे, ये क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे थे, यहाँ से कुछ कुछ हम लोग माइनस कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। क्या क्या मिटाते हैं, आरबीआई अब पैसा मांगेगा नहीं, अब पैसा उसको दे देगा एडिशनल, है ना। और इंटरेस्ट रेट घटा देगा, बोलेगा देखो बैंक हम तुमको 10% नहीं देंगे, हम तुमको सिर्फ 5% देंगे, तुमको देना है तो दे दो। तो बैंक बोलेगा सर आप 5% देंगे, इससे बढ़िया तो हम आदमी लोग को दे देंगे 6% में। तो ये 7.5 या फिर 6% में आदमी लोग को इंटरेस्ट देने लग गया, मतलब कि लोन देने लगा और उससे इंटरेस्ट कमाने लगा। ठीक, हाँ, तब बैंक पैसा वापस किसको देने लगा, आदमी लोगों को, और आरबीआई को पैसा नहीं देने लगा। ठीक, इससे क्या हुआ, फिर डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा, धीरे धीरे डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा, तो धीरे धीरे आदमी लोगों के पास इनकम हो गया, और इन्फ्लेशन मतलब रिसेशन कम हो गया, या रिसेशन कंट्रोल हो गया। ठीक है, डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा, तो इससे क्या होगा, इससे जो प्रॉफिट वाला आदमी लोग है प्रॉफिट करने लगेगा,
है ना, बिजनेसमैन प्रॉफिट में आ जाएगा। तो बिजनेस अगर प्रॉफिट में आ जाएगा तो वो बहुत सारा आदमी लोग को रखेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, तो आदमी लोग के पास जॉब भी मिल जाएगा, है ना। तो देखिए कितना फायदा हुआ। तो यहाँ पर आरबीआई क्या किया, पैसा बोला कि बैंक तुम पैसा दो, क्योंकि उन लोग के पास अभी पैसा नहीं है, तुम पैसा देना पड़ेगा। तो ये बैंक पैसा दिया। पैसा कैसे दिया, इनडायरेक्टली दिया। आरबीआई बोला कि देखो हम तो 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तुमको देना है दो, नहीं तो नहीं दो। तो बैंक बोला कि ठीक है, आप अगर 5% दीजिएगा इंटरेस्ट, उससे अच्छा है कि हम बैंक मतलब मार्केट में जाकर ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट कमा लेंगे। तो वो मार्केट में जाकर के ज़्यादा इंटरेस्ट कमाया। तो यहाँ पर क्या किया आरबीआई, इंटरेस्ट रेट को घटा दिया, डिक्रीजेस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इतना ही सिर्फ कहानी था, ठीक है। मेन कहानी अभी यही पर यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर का दो गुंडा, इन्फ्लेशन और रिसेशन, ये लोग मनी सप्लाई के यूज करके, मनी सप्लाई को यूज करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिस्कल पॉलिसी लाता है और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाता है, और इससे इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। आरबीआई को ये शक्ति कौन दिया है, आरबीआई एक्ट 1934 उसको शक्ति दिया है, ठीक है। मनी सप्लाई उचित मात्रा में होना चाहिए, अगर उचित मात्रा में नहीं है, या तो इन्फ्लेशन हो जाएगा या तो रिसेशन हो जाएगा। और हम लोगों को क्या चाहिए, उचित मात्रा में, यानी कि एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए, ताकि ना ही इन्फ्लेशन हो ना ही रिसेशन हो। तो क्या हो, स्टेबलाइजेशन हो, ना ही रिसेशन हो और ना ही इन्फ्लेशन हो, स्टेबलाइजेशन हो, ठीक है। उसके बाद देखें कि अगर मार्केट में पैसा यानी कि मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो मनी सप्लाई कम करेंगे, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ऑलरेडी कम है तो उसको उचित लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से मनी सप्लाई काम करता है वो हम लोगों ने देखा। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि आरबीआई क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में पैसा को खींच के लाना है मार्केट से, आदमी लोग से। तो आदमी लोग से खींच के कैसे लाएगा, बैंक को ही पकड़ेंगे, बैंक को बोलेंगे देखो तुम आगे जो पैसा देने वाला है ना तुम मत दो, तुम वापस आरबीआई को दे दो। तो बैंक बोलेगा कि आरबीआई को क्यों दे, तो आरबीआई बोलेगा कि हम तुमको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, तुम ज्यादा कमा पाएगा, और मेरा पैसा, तुम्हारा पैसा जो है मेरे पास रहेगा तो डूबेगा भी नहीं। तो बैंक बोला अच्छा ठीक है। तो बैंक जो है अपना पैसा आरबीआई को ही दे दिया, और वहां से वो इंटरेस्ट कमाने लगा। तो मार्केट में पैसा नहीं दिया, तो मार्केट में पैसा नहीं दिया तो इवेंचुअली मार्केट में पैसा कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गया, और जो हम लोग चाहते थे वही हो गया, मनी सप्लाई कम हो गया। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब हम लोग को मनी सप्लाई बढ़ाना है, क्योंकि आदमी लोग के पास पैसा नहीं है, मनी सप्लाई कम है, तो मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या करेंगे मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, आरबीआई बोलेगा बैंक को कि देखो पहले जो हम तुमको 10% इंटरेस्ट देते थे ना, अब तुमको नहीं देंगे, अब 5% देंगे। तो बैंक बोलेगा सर आप अगर 5% दीजिएगा तो हम मार्केट में देकर के 7.5% लेंगे। तो बोला ठीक है, तो मार्केट में तुम दे दो, तो वो मार्केट में देने लगा, और इससे आदमी लोग के पास वापस से पैसा आने लगा। पैसा आने लगा तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो इंप्लॉयमेंट आ गया, और रिसेशन नहीं रहा, रिसेशन खत्म हो गया। तो इस तरह से आरबीआई क्या किया, इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल किया। ये ब्रॉड वे में मैंने आपको समझाया। इसका टेक्निकलिटी के अंदर जाइएगा तो बहुत टेक्निकल में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जाना पड़ेगा ही, जब आप बन जाओगे आरबीआई ग्रेड भी तो आपको जाना पड़ेगा ही। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना काफी है। हम लोग चार्ट को देखते हैं। बहुत ज्यादा देर तक मैंने आपको चार्ट से दूर रखा है, लेकिन इट विल बी वर्थ इट, आप देखना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई बनाता है, और फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। तो कभी इस चीज को लेकर के तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। फिस्कल पॉलिसी को भी कभी न कभी डिस्कशन करेंगे हम लोग। ये चार्ट को एक बार देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद मेकिंग मनी अवेलेबल टू मार्केट, कितना पैसा मार्केट में रखना है, ठीक है, मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। तो मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद मेकिंग मनी अवेलेबल टू द मार्केट एट रीजनेबल रेट्स एंड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज टू अचीव, क्या चीज अचीव करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब ना ही इन्फ्लेशन ना ही रिसेशन, ना ही इन्फ्लेशन और ना ही रिसेशन, तो क्या, स्टेबलाइजेशन, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। फिर ग्रोथ भी करना है, फिर एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन, फिर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करना है, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। वापस रीड करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद मेकिंग मनी अवेलेबल टू द मार्केट, इसको आप रट लीजिए।
making money available to the market at reasonable rates and in sufficient quantities to achieve price stability, accelerating growth, exchange rate stabilization, balancing savings and investment और employment generation। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा प्राइस स्टेबिलिटी, ना ही इन्फ्लेशन ना ही रिसेशन, ओनली स्टेबलाइजेशन। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके का होता है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में हम लोग क्या करते हैं, मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। एक्सपेंशनरी है ना, तो मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, तो मनी सप्लाई को कैसे बढ़ाएंगे, बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स और एनी फॉर्म ऑफ डेट। देखिए हम लोगों ने यहाँ देखा था ना कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी में, आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा दिया है। ठीक है, कैसे घटा दिया है, 10% से 5% कर दिया ना, तो वही यहाँ पर बोल रहा है। कहाँ चला गया भाई साहब, हाँ देखिए यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी में, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में लोअर करता है इंटरेस्ट रेट को आरबीआई बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स और एनी फॉर्म ऑफ डेट। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ। देखिए ग्रोथ लाता है, कैसे ग्रोथ लाता है, जब डिमांड नहीं था और रिसेशन था तो क्या बिजनेस को प्रॉफिट नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो जैसे ही हम लोग रिसेशन को खत्म किए तो ग्रोथ आया, हमारा इकोनॉमी में ग्रोथ आया। ठीक है, तो वही आपको बोल रहा है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ग्रोथ भी बढ़ता है। तो तीन चीज, इंक्रीजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स और एनी फॉर्म ऑफ डेट, और तीसरा स्टिमुलेट्स ग्रोथ। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी उल्टा है, पैसा को कम करना है, तो इट डिक्रीजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स एंड एनी फॉर्म ऑफ डेट। आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, क्या करता है, 10% कर दिया था, याद है 10% कर दिया, देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या कहता है, 10% कर दिया था, आरबीआई इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो यहाँ आपको मालूम चला कि कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या अंतर है। ठीक है, आई होप कि अब आपको जल्दी समझ में आ रहा होगा। सीधा आप इसको देखते तो आपको समझ में कम आता, लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये जो कहानी बताया है उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का शक्ति, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का शक्ति आरबीआई को कौन देता है, आरबीआई एक्ट 1934 देता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि आरबीआई एक्ट 1934 मैंडेट्स आरबीआई एज इंडियाज मॉनेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना आरबीआई को हमेशा बनाना पड़ता है, तो इसीलिए क्या किया ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी आरबीआई। आरबीआई बोला कि हम कितना बार बार करते रहेंगे एक और काम, तो इसीलिए हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना देते हैं, वो दिन रात इसके बारे में सोचते रहेगा और कंट्रोल करते रहेगा। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना, ठीक है, अंडर सेक्शन 45ZB। ठीक, इससे पहले हम लोग ना मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या है, देखिए आरबीआई एक्ट 1934 में 45ZA सेक्शन क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिल करके एक इन्फ्लेशन टारगेट रखेगा। ठीक है, कि कितना परसेंट, क्या रेंज में हम लोग इन्फ्लेशन को रखना चाहते हैं, ताकि मान लो कि इन्फ्लेशन का ज्यादा हो गया तो भी गड़बड़ होता है, इन्फ्लेशन कम हो गया तो भी गड़बड़ होता है, इन्फ्लेशन ज्यादा आ गया तो वही फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। इन्फ्लेशन ज्यादा होने का क्या प्रॉब्लम, जैसे कि मनी सप्लाई जब बढ़ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, मनी सप्लाई जब बढ़ जाता है आदमी लोग के पास, इन्फ्लेशन जब ज्यादा होता है तो खाने का कुलता नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है मनी सप्लाई अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो। और अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया तो ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो कितना इन्फ्लेशन रहना चाहिए, हेल्दी इन्फ्लेशन का क्या रेट है, कितना रहना चाहिए, इस चीज का टारगेटिंग करता है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। वो चाहता है कि इन्फ्लेशन कुछ रेंज में ही रहना चाहिए, तो वो इन्फ्लेशन टारगेट बनाता है कौन, सीजी और आरबीआई अंडर सेक्शन 45ZA के तहत ये बनाता है। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशन टारगेट जो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, तो ये किस सेक्शन के अंडर करता है, तो अंडर सेक्शन 45ZA। 45ZB के अंदर ऐसा बोला गया है कि 6 मेंबर का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगा, जो कि पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट डिसाइड करेगा, ताकि इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव किया जा सके। ठीक है, तो 6 मेंबर का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगा। ये बात किसमें कही गई है, अंडर सेक्शन 45ZB। ठीक है,
हम लोगों ने क्या बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर के इन्फ्लेशन को टारगेट करेगा कि कितना इन्फ्लेशन रखना है। तो अभी फिलहाल किस रेंज में है वो देख लेते हैं। अभी 2 से 6% तक का रेंज में है और ये हर 6 साल में हर 5 साल में बदलता है। ठीक है, रीड करते हैं। अंडर सेक्शन 45ZA, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई डिटरमाइंस इन्फ्लेशन टारगेट एवरी 5 ईयर। ठीक है, क्या है करंट इन्फ्लेशन टारगेट? 2 to 6% 2021 से 2026 तक। ये तो 45ZA का बात हो गया। 45ZB का बात करें तो 45ZB के अंदर 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी बनेगा, ऐसा बात लिखा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाएंगे? ताकि मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट को डिटरमाइन कर पाए और इससे इन्फ्लेशन टारगेट में रहे। जितना टारगेट डिसाइड किए उतना टारगेट नहीं रहे। ठीक है, तो ये हम लोग देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग 45ZB के अंदर क्या समझे थे कि 6 मेंबर का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनेगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। सेक्शन 45ZB के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बनेगा 6 मेंबर का। ये तो आप याद रखिएगा, 6 मेंबर। ये लोग पॉलिसी रेपो रेट डिसाइड करेगा ताकि वो इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर सके। ठीक है, जो कि 2 से 6% तक का है। 4 मीटिंग साल में होना ही पड़ेगा, 4 मीटिंग जरूरी है और इसमें हर मीटिंग का कोरम है 4 मेंबर्स। मतलब हर मीटिंग में 4 मीटिंग तो एमपीसी करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल में 4 को मीटिंग करेगा। तो हर कमेटी में कम से कम 4 आदमी आना चाहिए, 4 मेंबर आना चाहिए, तभी ये मीटिंग स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, अगर 4 आदमी से कम आदमी आया तो उस दिन मीटिंग नहीं होगा, अगला दिन मीटिंग करेंगे। तो कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम कितना आदमी आएगा ताकि मीटिंग हो पाए अच्छे से। तो 4 मेंबर्स का मीटिंग है। हर मेंबर के पास एक वोट रहेगा और गवर्नर के पास कास्टिंग वोट रहेगा, मतलब मेन वोट। हर मेंबर के पास एक वोट रहेगा और गवर्नर के पास कास्टिंग वोट रहेगा। हर वोट के लिए एक रीजन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक, तो 45 सेक्शन ZB, समझे? सेक्शन 45ZB क्या क्या कहता है? इस 6 मेंबर का एमपीसी बनेगा पॉलिसी रेपो रेट बनाने के लिए ताकि इन्फ्लेशन टारगेट में रह सके। 4 मीटिंग एटलीस्ट होते रहेगा और कोरम होगा 4 मेंबर्स का। एक मेंबर का एक वोट और गवर्नर के पास कास्टिंग वोट राइट होगा। ठीक है, और हर वोट के लिए आपको रीजन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात होगी। ठीक, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस तरह से काम करता है वो देख लेते हैं। ये तो हम लोग देख लेंगे कि क्या काम करता है, अब किस तरह से काम करेगा वो देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी का क्या प्रोसेस है। ठीक है, आरबीआई का एक मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है जो कि मदद करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो आरबीआई बना दिया, लेकिन बीच बीच में तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में थोड़ा सा बात करेगा ना, क्योंकि आरबीआई कहीं ना कहीं आरबीआई ही तो है राजा। तो राजा अपने मंत्री से कभी कभी तो बात करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, जिस डिपार्टमेंट का नाम रखा मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को मदद करता है। फिर एक फाइनेंशियल मार्केट, एक एफएमओडी है। ठीक है, एफएमओडी ये भी आरबीआई का है, एफएमओडी। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है आरबीआई का। ये देखता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मेनली थ्रू डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन। तो इसमें क्या रहा, देखिए हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किए थे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी में हम लोग मनी सप्लाई को कम करना चाह रहे थे। तो मनी सप्लाई कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे बताइए? इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे? तो अगर इंटरेस्ट रेट हम लोग बढ़ा दिए तो मार्केट में बढ़ रहा है घट रहा है वो तो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो वो कौन देखता है? ये देखता है, एफएमओडी देखता है, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशनल डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि फाइनेंशियल मार्केट कमेटी जो है, ठीक है, ये जो कमेटी, देखिए यहाँ 3 चीजों की बात हुआ। पहले बात हुआ मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट जो कि एमपीसी को मदद करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मदद करता है। दूसरा कि एफएमओडी फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, ये क्या करता है? ये चेक करता है, डेली डेली नजर रखता है कि कितना लिक्विडिटी है, कितना मनी सप्लाई है हमारे मार्केट में। ठीक है, और तीसरा है मनी फाइनेंशियल मार्केट कमेटी। ये कमेटी क्या करता है? ये भी डेली रिव्यू करता है, डेली रिव्यू करता है लिक्विडिटी कंडीशन को टू इंश्योर ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज केप्ट क्लोज टू पॉलिसी रेपो रेट। ठीक है, तो ये सिर्फ चेकिंग करता है कि जो हम लोग स्टेप लिए हैं वो स्टेप सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो चेक कर रहा है। फाइनेंशियल मार्केट कमेटी चेक कर रहा है। तो ये जो चेक कर रहा है, इस चेक करने का नाम है
वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट, इस पैरामीटर से ही चेक करता है। इस पैरामीटर का नाम है, इस पैरामीटर से चेक करता है कि लिक्विडिटी कंडीशन ठीक है कि नहीं, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चार्ट देख लिया अच्छे से। ठीक है, एक बार वापस से हम लोग इस चार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 3 ही चार्ट है, तो अब तक मैं ये चार्ट को वापस से आपको रिवाइज कराता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद मेकिंग मनी अवेलेबल टू द मार्केट, मेकिंग मनी अवेलेबल टू द मार्केट एट रीजनेबल रेट्स एंड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज टू अचीव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, एक्सचेंज रेट स्टेबल करना है, फिर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। 2 तरीके का मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में हम लोग मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, इसीलिए नाम भी रखा हुआ है एक्सपेंशनरी, और कॉन्ट्रैक्शनरी में मनी सप्लाई को घटाते हैं। मनी सप्लाई को बढ़ाते कैसे हैं? इंटरेस्ट रेट को घटा करके, बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, और मनी सप्लाई को घटाते कैसे हैं? बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि आरबीआई सारा काम खुद से नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया है। ये किस सेक्शन के अंतर्गत बना है? अंडर सेक्शन 45ZB 6 मेंबर का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना है। ठीक है, ये क्या करता है? ये पॉलिसी रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, ताकि हम लोग का इन्फ्लेशन टारगेट में रहे। तो हम लोगों का इन्फ्लेशन टारगेट में रहे, ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग बताया गया है? अंडर सेक्शन 45ZA। इसमें बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ये दोनों मिल करके हर 5 साल में इन्फ्लेशन को टारगेट करेगा, कितना परसेंटेज, कितना रेंज में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, कितना रेंज में आपका इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ये टारगेट रखता है। 2021 से लेकर 2026 तक हमारा टारगेट क्या है? 2 से 6% तक इन्फ्लेशन रहना चाहिए। ये टारगेट बनाना है, ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? अंडर सेक्शन ZA। ठीक है, और ZB में लिखा है कि MPC बनना चाहिए, जो कि पॉलिसी रेपो रेट डिसाइड करेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा, ताकि इन्फ्लेशन टारगेट में रह सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एटलीस्ट 4 मीटिंग होता है साल में, जिसका कोरम 4 मेंबर करके रहता है। एक मेंबर के पास 1 वोट रहता है, गवर्नर के पास कास्टिंग वोट रहता है, और हर वोट के लिए रीजन स्टेटमेंट देना पड़ता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या था? सेक्शन 45ZA था और 45ZB था, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का शक्ति कौन देता है? आरबीआई एक्ट 1934 देता है। मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है आरबीआई का, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है। आरबीआई के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी का डिपार्टमेंट है, जो कि मदद करता है किसको? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। ठीक है, उसके बाद एक फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, एफएमओडी। ये मदद करता है और चेक करता है कि जो एमपीसी करना चाह रहा है वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है मार्केट में, तो मार्केट चेक करता है। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट कमेटी है एक। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट कमेटी ये भी चेक करता है, मार्केट में चेक करता है, और ये डेली चेक करता है, चेक डेली, जो टारगेट हम लोग सेट किए हैं वो टारगेट में कर रहा है कि नहीं, वो टारगेट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेली डेली हम लोग देख रहे हैं ना, तो किस पैरामीटर के हिसाब से देख रहे हैं डेली डेली? तो इस पैरामीटर के वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने चार्ट में नहीं दिया था लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेट कब फेल हो जाता है? ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप एक बार कर लो, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो एक बार आप कर लोगे तो फायदे में रहोगे। इन्फ्लेशन टारगेट कब फेल हो जाता है? हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई के साथ मिल करके, इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, आरबीआई के साथ मिल करके इन्फ्लेशन को टारगेट किया था कि कितना इन्फ्लेशन रहना चाहिए। इन्फ्लेशन को टारगेट किया, हर 5 साल में इन्फ्लेशन को टारगेट करता है कि कितना परसेंटेज हम लोग का इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ये हर 5 साल में। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है, और अभी कितना है? 2 से लेकर के 6% तक हम लोग का इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ये टारगेट है। ठीक है, तो ये टारगेट कब फेल माना जाएगा? ये टारगेट तो पहले
सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया है आरबीआई के साथ मिल करके, लेकिन इसको हमेशा मॉनिटर करने का जिम्मेदारी किसका है? आरबीआई का। आरबीआई हमेशा इन्फ्लेशन टारगेट को मॉनिटर करते रहता है। इन्फ्लेशन टारगेट को हमेशा मॉनिटर करता है कौन? आरबीआई। आरबीआई हमेशा इसको मॉनिटर करता है। आरबीआई इसको हर दिन हर समय मॉनिटर करता है थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आरबीआई मॉनिटर कर रहा है और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लगातार 3 क्वार्टर तक कॉन्जिक्यूटिव 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर तक अगर ये टारगेट से क्रॉस कर जा रहा है, टारगेट में नहीं रख पा रहा है इन्फ्लेशन को आरबीआई, अगर मान लीजिए कि लगातार 3 क्वार्टर तक 7% करके इन्फ्लेशन चला गया है, रेगुलरली 7%, 7%, 7%, लगातार 3 क्वार्टर में 7% चला गया, मतलब कि टारगेट ब्रीच हो गया, टारगेट में नहीं है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन टारगेट से तोड़ दिया है। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि तुम हमको बता दो एक बार क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन टारगेट ब्रीच हो जा रहा है, ये चीज हमको एक बार बता दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि जब ऐसा स्थिति हो कि लगातार 3 क्वार्टर में हमारा इन्फ्लेशन टारगेट ब्रीच हो जा रहा है, तो उस केस में इन्फ्लेशन टारगेट फेल हो गया है, तो हमको बता दो आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोल रहा है कि हमको बता दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कब बताने बोल रहा है? जब लगातार 3 क्वार्टर में इन्फ्लेशन टारगेट ब्रीच हो जाए, या तो 7%, 7%, 7% हो गया है, मतलब 6% पार हो गया, या फिर 2% से कम रह गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि 7% नहीं होकर के 1% इन्फ्लेशन है, तो वो भी तो टारगेट को ब्रीच कर रहा है। 7% नहीं होकर के मान लीजिए कि 1.5% है इन्फ्लेशन, तो ये भी बुरा चीज है, 1.5% भी नहीं रहना चाहिए, रेंज को तोड़ दिया है। और लगातार 1.5%, 1.5%, 1.5% है, इसका मतलब कि खतरा का घंटी बज गया है। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को तुम बता दो ये बात, समझे? सिर्फ इतना ही था, सिर्फ इतना ही था। अगर लगातार 3 क्वार्टर तक आप इन्फ्लेशन टारगेट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इस रेंज में नहीं रख पा रहे हैं, इस रेंज में नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका इन्फ्लेशन टारगेट फेल हो गया है। ठीक है, ये जो हम लोग रेंज डिसाइड करते हैं 2 से लेकर के 6% तक रहना चाहिए, मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6%। तो जो मैक्सिमम है उसको बोलते हैं अपर टॉलरेंस लेवल। अपर टॉलरेंस लेवल मतलब ऊपर में कितना तक हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, कितना तक हम लोग सह सकते हैं, अपर टॉलरेंस लेवल। तो इंग्लिश देख करके आप डरिएगा नहीं, ऊपर में कितना तक झेल सकते हैं, कितना तक टॉलरेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अपर टॉलरेंस लेवल। और 2% तक हम लोग नीचे तक झेल सकते हैं, मिनिमम झेल सकते हैं, इसको बोलते हैं लोअर टॉलरेंस लेवल। लोअर टॉलरेंस लेवल। तो अगर इंग्लिश में पूछा जाएगा कि इन्फ्लेशन टारगेट कब फेल हो गया, या फिर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हेन विल आरबीआई रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा पूछ लिया तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा व्हेन इन्फ्लेशन टारगेट फेल्स, व्हेन इन्फ्लेशन टारगेट फेल्स, व्हेन इन्फ्लेशन टारगेट फेल्स। और आपको बताना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन टारगेट कब फेल होता है। व्हेन फॉर कंजिक्यूटिव 3 क्वार्टर्स, कंजिक्यूटिव 3 क्वार्टर्स upper tolerance level is breached, upper tolerance level of inflation target breaches। फिर क्या लीजिएगा, व्हेन यहाँ पर और, या फिर व्हेन फॉर consecutive 3 क्वार्टर, consecutive 3 क्वार्टर्स lower tolerance level of inflation target breaches।
ठीक है, इतना आप लिखिए, बस इतना ही था। थैंक यू। तो इतना हम लोगों ने देखा इस स्लाइड में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस स्लाइड को करेंगे। ये स्लाइड बहुत आसान है और ये स्लाइड भी बहुत आसान है। सबसे मेन जो स्लाइड था, ये स्लाइड था जिसके अंदर मैंने आपका बेस बनाया कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है और कितना ये वर्क कर सकता है, कितना डीप में ये वर्क कर सकता है, इसको करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका अंत करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एक कमेंट जरूर करें, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप जरूर शेयर करें और कमेंट करें। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम के नाम से चैनल है मेरा, वहां मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो जब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।